हाँ सर, बैकग्राउंड ठीक है। पढ़ाने पे, अरे वो उनसे पूछ रहा हूँ। अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, पता है तुम्हें? अब तो तेरे हाथ में खाना भी नहीं है। हाँ, तो चुप रहे। करें, शुरू करें। हैं? नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। संडे को आपका टेस्ट हुआ था इंग्लिश का 50 क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड और 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे। लेकिन आप लोगों ने बड़ा निराला, बड़ा अनोखा, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है। मेरे पास उसकी लिस्ट पहुंची है और उस लिस्ट के अंदर जो टॉपर बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक अपने मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। और उसी सेंस में जो टॉप 10 के लोग मेरे पास लिस्ट पहुंची है, उसमें एक एक करके आते जाएंगे और उनको मेरी तरफ से एक पेन मिलेगा। और ये सिग्मा क्लास का ये पेन आपके लिए, आपके भविष्य की, आपकी नई इबारत लिखना चाहिए। तो टॉप 10 के अंदर पहले नंबर पे, टॉप 10 में 10th नंबर पे है साक्षी सिंह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अकेले अकेले आना, अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं आने, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। आप सब लोग है ना, यहाँ आओ, यहाँ आओ, जूम कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया गुड़िया। नेक्स्ट 9 नंबर पे है हिमाक्षी यादव। बहुत बढ़िया गुड़िया। और डिस्क्वालीफाई, तेरा अलाउड ही नहीं है। चल भाई, बहुत बढ़िया। सर्दी ज्यादा है, ठीक है। अगला देखिए, 8th नंबर पे है आदित्य राज। ओ माय गॉड, ये बच्चा है। ओ जाने जाना, ऊपर चढ़ा के आना। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए भाई के लिए, बहुत ही शानदार। बहुत बस 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 बस, बस। लपक लिया था। बहुत बढ़िया। कैसा लगा बता। बढ़िया लगा सर। टेस्ट टेस्ट भी बढ़िया था। पहले से हाँ, बोल बोल, सांस चढ़ रहे हैं ना, तेज सांस ले। बोल भारत माता की। भारत माता की। अब बता। टेस्ट बढ़िया था, एनडीए लेवल से थोड़ा ऊपर था। जैसे टेस्ट थोड़ा ऊपर होगा तो आप एनडीए को बड़े बढ़िया बढ़िया से क्वालिफाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, Thank गॉड ब्लेस। चलिए, उसके बाद 7 नंबर पे है दीक्षा चौधरी। गुड़िया, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन 7वें नंबर पे नहीं चाहिए हमें आपका नाम, पहले नंबर पे चाहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। गोपाल जी, गोपाल शर्मा जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार गोपाल जी। गोपाल जी, आप कई पेन ले चुके हो यहाँ से, नौकरी कब लोगे? तो थैंक यू, थैंक यू। सिद्धार्थ सर कह रहे हैं इसलिए नहीं दे रहा था मैं आपको। 5वें नंबर पे है रजत। मुझे बता तू आया कैसे? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। रजत बहुत ही ईमानदार। ऐसे ऊपर कर दे तो दिया, हाँ ऐसे, है ना? और 2 लाइन बता, क्या बताया फटाफट। सब बढ़िया सर। नहीं नहीं, ये अचीवमेंट नहीं है, कहाँ तक पहुंचना है सितंबर मंथ में? पहले नंबर तक सर। फर्स्ट। पक्का? यस सर। प्रॉमिस? यस सर। थैंक यू। चलिए, चौथे नंबर पे रहे हैं शिवम सिंह। वो शिवम सिंह, शिवम सिंह। ले शिवम जी, क्या लगता है इस अचीवमेंट पे क्या कहना चाहेंगे?
कुछ नहीं सर, इंसान के अंदर एक ईगो होना चाहिए। ईगो। यस सर, और उसका ना सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। जैसे कि सर उस दिन मैं टेस्ट में एब्सेंट था, तो सर ने मुझे कहा, जैसे थोड़ा फटकार लगा क्योंकि तू टेस्ट में क्यों नहीं आया, तो सर मैंने उसको ईगो पे लिया और उसका राइट 4 महीने डायरेक्शन में। बाद आपने ईगो। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। आपको मिल गया पेन? चल भाई, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरे नंबर पे रही है विनीता सिंह। एक हिंदी में मुहावरा होता है, एक थैले के चट्टे बट्टे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, शानदार। चल, इंग्लिश जो आप जिस टीचर से पढ़े हो पीपीटी के थ्रू, उसके बारे में बताइए। स्कूल में कैसे पढ़ते थे? स्कूल में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वो आती थी, बस ऐसे लिखवा लिखवा के चले जाते थे। उसको आती नहीं थी, आपकी जाती नहीं थी। चलिए, अभी कैसा चल रहा है? अभी तो सर बढ़िया चल रहा है। आप जो पढ़ाते हो उसे पीवाईक्यूज भी हो जाते हैं मेरे बहुत सारे। मैंने अभी कल ही कुछ पीवाईक्यूज कल किए की थे। क्लास के बारे में कुछ बताओ। सर कल मैं एब्सेंट थी। कल आप एब्सेंट थे? हाँ, तभी पूछ रहा हूँ, आपने कैसे बैकअप किया? साक्षी से कॉपी लिया, फिर उससे मैंने कर लिया। हाँ, कॉपी कर लिया, फिर कुछ पढ़ भी लिया था, कुछ कॉपी कुछ लिया और कॉपी किया। अरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पे हैं, पुरुष हैं कोई, नितेश भारद्वाज। ओ माय गॉड, एब्सेंट है। ये तो कल जाना पहचाना बच्चा, कल हमने इसको कुछ कहा भी था यहां से। और पहले नंबर पे है मुस्कान। बहुत बढ़िया गुड़िया, शानदार। ओ बेटे, प्राइज के हिसाब से आई है तो भी। बहुत बढ़िया गुड़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 1 में आने के लिए। और आपके मार्क्स है कितने? 185.3। 185.3। और मुझे लगता है 200 में से 200 का टारगेट Yes, इंग्लिश sir. का सिग्मा का पहले भी रहा है और आगे भी रहना चाहिए। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। तो कितने लोग अपने आप को फॉर्मा महसूस करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यहां हम भी हो सकते थे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। जितने लोग ये मानते हैं कि अगली बार आपका भी नंबर आएगा। नहीं आएगा क्या बाकी लोग? ओ गरीब। थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। कहां एब्सेंट रहता है? ये पता है क्या होते हैं? ये इवेंट्स होते हैं 2 4 5 मिनट के। मेरी क्लास में कम ही रहते हैं, मैं खुद ही इवेंट फुल आदमी हूं। 1.5 घंटा चलता रहता कुछ ना कुछ। कल की क्लास अच्छी थी, वैसे ही की जाए या बदल दें, या इसको पूरा कर दे? पहले आज इसको पूरा कर लेते हैं। एक पेन बचा है मेरे पास, ये है नितेश का, और ये नितेश हमसे कल प्राप्त कर लेगा। ठीक है? ठीक। भाई साहब, बहुत महंगा पेन है यार। ये तो खोलने के ही 5 रुपए मांग रहा करो करो, जरूर करो। मोबाइल नहीं, तेरे को नहीं मिला। भाई साहब देख लो। तो यूं बता, कहां से चिपकाया था? कहीं से नहीं, फोन से देख के किया था। शाबाश। ऑफलाइन है पेपर, पर्ची लेके जानी पड़ेगी। तो एक बार जैसे भी किया, ये आपके लिए पेन है। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। केशव हमारा 8वीं पास का स्टूडेंट है और सिग्मा के अंदर 9 से 12th की स्कूलिंग भी साथ में कर रहा है और एनडीए की तैयारी भी कर रहा है। केशव, आपको ये अचीवमेंट कैसी लगी? ये चीज नहीं पूछूंगा। सिग्मा में आपको स्टडी कल्चर कैसा लगता है? सीखने का मौका क्या मिलता है? अच्छा अच्छा। आप 1 लाइनर में आंसर देंगे हैं?
थोड़ा सा अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइए, फिर कथक बाद में करेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ाई लिखाई? मैथ्स वाले सर के बारे में बताओ 5 लाइनें। मैथ वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं। बताओ ना 5 लाइनें। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा ठीक है, बड़ी हिम्मत की है यार। यार तुम दोनों है ना, ना केशव ये बना रहता, केशव ने दबदबा है ये। बना रहता। शाबाश, इसको देख के हिम्मत होती है, हिम्मत पड़ती है। कितने केशव अभी एग्जैक्ट एज कितनी हुई है तुम्हारी? 13 साल हुई है क्या? 14 साल। सब लोग छुट्टी कर लिया होगा, कोई ऐसा है जो एक भी दिन अभी तक छुट्टी नहीं किया है? हाँ सर है, अमन ने छुट्टी की है सर। तूने नहीं की ना छुट्टी? करी है एक की। तू कहाँ था रे? है फ्रेंच? चलिए, आउट ऑफ दिल्ली थे आप? कहां पे थे? विच सिटी? पेज नंबर बताना इसका फटाफट। ओहो, आज तो पेरेंट्स के लिए भी लग गए हैं सोफा चेयर। खत्म हो गए? नहीं अभी ये भी करना है ना, एक्सरसाइज भी कर लेंगे। कौन से पेज पे हैं? 56, 53। ओ माय गॉड, हैं अपने बारे में बताओ। क्लेप्टोमेनिया, जो समझ में आया वो लपेट लिया और जेब में डाल लिया, ऐसी हनक होना, उसको बोलते हैं द एक्सेसिव ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। कुछ भी कहीं जाते थे ना, चम्मच चुरा के दब लिया। चम्मच तो बाद में पता लगा, पहले नंबर पे दिल था। अरे तेरे को कुछ नहीं मिला, ले। मैंने कहा यार बिना दिए तुम नहीं छोड़ू। हो गया ना ये? चलो, पेडेस्ट्रियन का एडजेक्टिव में क्या मतलब होता है? डल, डल, बोरिंग, मोनोटोनस। ठीक है, ये आता है, पेपर में आया हुआ है, कल भी पूछा। इंपीडिमेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, जाम, ब्लॉक। ठीक, हिंड्रेंस। पैडागोजी क्या था? टीचिंग स्टाइल को पढ़ना। हाँ ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। एक्सपीडिशन क्या था? एक्सपीडिशन, पर्पसफुल जर्नी। वॉयज, या वॉयज स्पेसिफिकली कहां होती है? लैंड पे या एयर पे? सी पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैंड या कंट्रोल। हो गया क्या? नहीं। मैन या मैनू? मैन या मैनू? कई मनुवादी लोग होते हैं, कई मनुवादी लोग होते हैं। मनुस्मृति का नाम सुना है? मैन्युस्क्रिप्ट सुना है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट मैनू खुद लिखी है, मैनू खुद लिखी है, तैनू नहीं लिखी, तो वो होती है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैनू या मैनू से हैंड या कंट्रोल बनता है हाथ नियंत्रण या संचालन। पहला वर्ड आ गया मैनुअल। क्या हो गया? मैनुअल। मैनुअल शब्द एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। अगर कोई बुकलेट है उसे भी मैनुअल कहते हैं, तो उसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन गाइड, जहां पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हो। और मैनुअल एडजेक्टिव का मतलब होता है ये काम मैनुअल टास्क है, ये डिजिटल काम नहीं है। आप प्रिंट आउट डिजिटली निकाल सकते हो, लेकिन फाइल बना के उसकी जो स्पाइरल करना है वो कौन सा काम है? मैनुअल काम है। तो मैनुअल का मतलब है ऑपरेटेड फ्रॉम हैंड, हैंड ऑपरेटेड।
या फिर नाउन के तौर पे इंस्ट्रक्शन गाइड का मतलब हो गया गाइड या हैंडबुक। मैनुअल लेबर इज स्टिल कॉमन इन रूरल एरियाज। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई चीजें, हाथ से ही गड्ढा खोदना, हाथ से ही सफाई करना, हाथ से ही नाली बनाना, कुछ ऐसे काम चलते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर विदेशों की बात करोगे तो बहुत सारे काम जो यहां हाथ से होते हैं वहां उसके लिए मशीन आ गई है। तो दो तरीके के काम हो गए, एक मैनुअल काम और एक मैकेनिकल काम, ठीक है। तो मैनुअल लेबर इज स्टिल कॉमन इन रूरल एरिया। अगला वर्ड देखिए मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर हाथ से बनाना। अब देखिए मैन्यू का मतलब है हाथ से या मशीन से किसी चीज को निर्माण करना। वर्ब या नाउन दोनों का काम करता है। आ जाइए, वर्ब या नाउन दोनों का काम करता है और इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, मेक या असेंबल। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके जीएस में बनता है। तीन तरह की इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी। सेकेंडरी सेक्टर का ही दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या नाम है? विनिर्माण उद्योग। यानी कोई भी चीज प्रोसेस करके यूजफुल बनाया जाता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को ही देश के अंदर इंप्रूव करने के लिए मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, मेक इन इंडिया। क्या थी? मेक। तो मेक इन इंडिया में आओ भारत में आकर बनाओ। एप्पल की कंपनी आके भारत में अपना प्रोडक्शन करेगी तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां के लोगों की लाइट खपत होगी, ऊर्जा खपत होगी, एफर्ट्स होंगे, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, सारी चीजें बढ़ेंगी या नहीं? यस। और यही मेक का मतलब क्या हो गया? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर का मतलब मेक, प्रोड्यूस या असेंबल। भारत के लोगों को मैन्युफैक्चर इन इंडिया समझ में आता या नहीं, तो आसान भाषा करने के लिए बोल दिया मेक इन इंडिया। समझ में आया? ठीक। द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाती है। कोई दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के नाम बताओ। फैन, आयरन। देख कितनी छोटी छोटी चीज बता रहे, 1000-1200 वाली। रेफ्रिजरेटर, बस तू तो लगता भी है। तो इलेक्ट्रिक बस। अब बताओ, एक शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक शब्द होता है इलेक्ट्रिक। इन दोनों में क्या फर्क है? करंट का फर्क है? करंट का फर्क नहीं। ठीक है, आज का पहला होमवर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। बाद में बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह क्या है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या है? जब आप दुकानें देखते हो तो डैश इलेक्ट्रिक स्टोर लिखा होगा या डैश इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होगा, दो अलग अलग दुकानें मिलेगी। दोनों मिलेंगी, दोनों मिलेंगी। इलेक्ट्रिक कब लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स कब लगेगा? आप में से किसी के दोस्त बीटेक भी कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वगैरह। यस और नो? हाई कट ऑफ जाती है इनकी भी, और आज का सबसे डिमांडिंग सेक्टर है बीटेक के अंदर। अगला देखिए, पेडिक्योर मैनिक्योर सुना हुआ है? तो मैनिक्योर होता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स और नेल्स। आप में से कितने लोगों ने अपना मैनिक्योर करवाया हुआ है या खुद ही करते रहते हैं? हाथों की सुंदरता बढ़ाने की प्रक्रिया को मैनिक्योर कहते हैं। नेल केयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट। शी वेंट टू द सैलून फॉर अ मैनिक्योर। शी वेंट टू द सैलून फॉर अ मैनिक्योर। मैनिपुलेट तो मैं करूंगा था ना तेरे को, अभी वो तो तेरे लिए छोड़ रखा मैंने। अगला वर्ड देखिए, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। चलिए, कल होमवर्क दिया था कुछ, कल टेलीग्राम पे कुछ डाला था रात में। यस और नो? कितने लोगों ने पढ़ के नोट कर लिया है कॉपी में? कितने लोगों ने नहीं किया है? हाँ, तो कैसे याद दिला रहा था मुझे तू काम मेरा? आप भूल गए, तेरे को तेरा काम याद नहीं रहा। क्यों नहीं किया तूने? अब जो ये मुंह बना रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, अब ऐसे देख रहा है। टू हैंडल समथिंग स्किलफुली और कंट्रोल समथिंग क्लेवरली।
ज्यादा चालबाज बनना, जितना ज्ञान ना हो उससे ज्यादा ज्ञान दिखाना, उसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। मुझे पता था कोई रोकेगा मेरे को। कंट्रोल, इन्फ्लुएंस या ऑपरेट। क्या अमेरिका आज के दिन पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है? एक दिन कहता है शांति रखो शांति रखो, दूसरे दिन ईरान के ऊपर 3 जगह बम फोड़ दिए, अगले दिन बोलता कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अगले दिन खेमनई ने जब आसपास के 4-5 देशों के अंदर अमेरिकी सैनिकी अड्डे पे धमाधम बम मारे, तो ट्रंप साहब कह रहे हैं लेट्स ज्वाइन हैंड टुगेदर। लेकिन खमनई कहते हैं क्रांति तुमने शुरू की थी, लड़ाई हम खत्म करें। अब भाई साहब ट्रंप कह रहा नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, तुम मान जाओ। इसका मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी कह रहा है सीधी बात कर, अगर सिंगल फादर का है तो, लेकिन वहां एक फादर। तो चतुराई से नियंत्रण करना, चतुराई से नियंत्रण करना, मैं भी करता हूं कि नहीं, चतुराई से नियंत्रण करना। ही मैनिपुलेटेड द फिगर्स टू हाइड द लॉस। सरकारें कई बार लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, कई बार बेरोजगारी के आंकड़े सामने दिखाती नहीं है। 15 अगस्त पे भाषण होता है मोदी जी का, पूरी सरकार की सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट बताई जाती है, कोई भी बुरी बात बताई नहीं। और बुरी बात बताई भी इस तरीके से जाती है कि देखो हमने इतना ही होने दिया, और फला सरकार होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसका मतलब उस गलती को भी एक अचीवमेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। इस तरह से करना उसको बोलते हैं मैनिपुलेट। आप में से सबसे कम नंबर किसके आए इंग्लिश के टेस्ट? कितने? 56। कैसे? एरर वाले किए नहीं थे तो सर ने ये नहीं बोला कि कंपलसरी है, बोला था, फिर भी नहीं किए। 4 किए थे, 1 2 3 4, और चारों गलत। पता नहीं, आपने चेक भी नहीं किए, फिर 3 सही। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ती हैं आप घर जाके इंग्लिश? अब तो एरर वाले तो हो जाएंगे जब ग्रामर शुरू करेंगे हम सितंबर में। अब कईयों के टेंशन हुई, मैं मेरा ध्यान में आए बैंगन सितंबर में। जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था अलजेब्रा में, मैं क्या था ये मैनिपुलेट। तो ये सारी लाइनें क्या होती है? मैंने इन्फ्लुएंस। आपके दिमाग के साथ क्या करने की कोशिश की जाती है? हेर फेर। जो समझ जाता है वो पैटर्न समझ जाता है कि सर मजाक कर रहे हैं, जो नहीं समझ पाता वो ओ मेरा रह गया, कॉपी दे दी यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैन हैंडल। अगला वर्ड है मैन हैंडल। जबरदस्ती से पकड़ना या धक्का देना, और धक्का देने को इंग्लिश में शॉव कहते हैं। क्या बोलते हैं? शॉव। इसका मतलब होता है जबरदस्ती से पकड़ना, पुश, शॉव या मिस हैंडल। कोई चीज पकड़ते पकड़ते हाथ से रह जाए और आपका बैलेंस बिगड़ जाए, उस चीज को भी क्या बोलते हैं? मैन हैंडल। तो मैन हैंडल इज एक्चुअली मिस हैंडल। कोई चीज जिसमें मशीन का काम हो लेकिन जबरदस्ती इंसान गधे की तरह लगा हो। आज कलरफुल बहुत लग रहा है, कल कहां था तू? और वो दादाजी वाला, उसका तो दादाजी का बहाना किसका था? द प्रोटेस्टर वॉज मैन हैंडल्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल। अब जब भी प्रोटेस्ट करने वाले 20-25 लोग आते हैं तो सिक्योरिटी पर्सनल वाले जाते हैं, पहले तो ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। आजकल कोई भी सेलिब्रिटी जाता है, 5-7 वो काले काले कपड़े में नहीं होते, वो क्या बोलते हैं? बाउंसर, है ना? साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड 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 साइड। लेकिन एक आधा बीच में आने की कोशिश करे तो वो उसका क्या करे? इफ समवन इज हैंडल्ड बाय मैन इज कॉल्ड मैन हैंडल। उसको धक्का दिया जाएगा, घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैन हैंडल। अगला देखिए मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट समथिंग अ हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट। वैसे पुराने जमाने में इसको पांडुलिपि के नाम से कहते थे। पांडुलिपि मतलब हाथ की लिखी हुई लिपि, हस्तलिखित दस्तावेज, ड्राफ्ट, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट। आज मॉडर्न एज के अंदर, मॉडर्न वे में जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं जो लिखते हैं, दे जनरली टाइप ऑन लैपटॉप।
और या फिर अपने स्क्रीन पर जो भी लिखते हैं, और एक बार हाथ से लिख लिया और उसके बाद उसकी एडिटिंग हुई, प्रूफ रीडिंग हुई, कई सारे प्रोसेस हुए, फिर जाके वो अखबार, मैगजीन या किसी किताब का हिस्सा बनता है। तो जो वो कच्ची अवस्था में होता है, रॉ फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो पुराने जमाने में हाथ का लिखा हुआ और आदमी के खुद के दिमाग का लिखा हुआ कच्ची चीज को क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। याद रहेगा? यस बॉस, ठीक। शी सबमिटेड हर नॉवेल्स मैन्युस्क्रिप्ट टू द पब्लिशर। फाइनल आउटकम कौन देगा? पब्लिशर। पर शी कौन है? एक राइटर है। तो नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट उसने पब्लिशर को दी, बोले भैया ये छाप दीजिए, तो वो ही विल टेक सम प्रोसेस, ग्रामर के एरर, स्पेलिंग के एरर, थॉट के एरर, पता नहीं अलग अलग तरीके की एरर। और नॉवल क्योंकि सेल किसने करनी है? राइटर ने या पब्लिशर ने? पब्लिशर ने। तो पब्लिशर का मैक्सिमम प्रॉफिट का मोटो होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको कुछ ना कुछ ऐसा मसाला उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसका कवर पेज कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, सो दैट एवरीवन इज गेटिंग अल्यूर्ड टुवर्ड्स इट, एवरीबॉडी इज गेटिंग। कितने लोगों के लिए नया वर्ड? वेरी गुड, कोई बात नहीं, पढ़ो। कितने बच्चे जानते मीनिंग? बता रखा है। अल्यूर्ड, अट्रैक्टेड। देखो खाली एल्योर वर्ड कर लो पहले तो। एल्योर वर्ड वर्ब होता है जिसका एक सिनोनिम होता है ल्योर, एक होता है इसका वू, एक होता है फैसिनेट, एक होता है अट्रैक्ट। बताओ कितने बच्चों को पता है? अट्रैक्ट तो कल भी आया था। अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग कुछ बना था क्या? आया था कल। एंचेंट, यस। तो अट्रैक्ट का मतलब था एंचेंट। और क्या था? चार्म। तो देखो अब ये सारे वर्ड बन गए। अब आप में से ये नया वर्ड है या नहीं किसी के लिए? WOO, वू। अब देखो वू याद करना बड़ा आसान है। जनरली पॉलिटिशियंस वू द वोटर्स बिफोर इलेक्शन। जनरली पॉलिटिशियंस वू द वोटर्स बिफोर इलेक्शन। चुनाव प्रक्रिया से पहले। देखिए जो भारत का पूरा जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा वाला 550 सीटों वाला, वो 7 चरणों में चलता है। तो ये निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी डेट जारी करता है, किस दिन कहां कहां होंगे, किस दिन कहां कहां होंगे। तो किसी ने मजाक में लिख दिया अगले दिन, बोले निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कहता होगा कि चुनाव 4 चरणों में होते हैं। चुनाव तो सिर्फ 2 ही चरणों में होते हैं। चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में, और चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में। तो इस तरह से उसने बात को घुमा दी, हेर फेर कर दिया, मैनिपुलेट। एल्योर, एल्योर का मतलब है ल्योर, व्यू, फैसिनेट, अट्रैक्ट, एंचेंट और चार्म। आपको अपनी पुरानी चीज याद है तो पुरानी के अंदर नया ऐड करना, रोज एक एक 2-2 वर्ड ऐड करना बड़ा आसान है, क्योंकि कल ये वर्ड यहां पे भी हुआ था, तो आपने 15 वर्ड इसके करे होंगे घर जाके। आई चेक नाउ। देखा ना मैडम कौन कौन से वर्ड है? मैन्युस्क्रिप्ट, इनकैंटेशन कहाँ है? एंचेंट, बिविच, वेरी गुड। इसी के अंदर एक वर्ड लिखिए कैप्टिवेट। था क्या नहीं? पर तुमने कैप्टिवेटिंग देखा होगा, पर कैप्टिवेट, क्योंकि अभी हम क्या मैच कर रहे हैं? वर्ब को वर्ब से। कल मैंने क्या कराया था? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। बस कैप्टिवेट हो गया, इनामर हो गया, हिप्नोटाइज हो गया, ग्रेटिफाई हो गया। ये वाला एक वर्ड बता दे मेरे को, क्या लिखा? अरे एनरैप्चर है ये। चलिए बाकी बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया पर ये लिख लीजिए, ठीक है? तो ये वर्ब को वर्ब से मैच कर लिया हमने बस। अब इसी की जगह अगर मैं लिख दूं एल्योरमेंट, तो फैसिनेशन, अट्रैक्शन, एंचेंटमेंट, कैप्टिवेशन, कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है? तो नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, बस। चलिए अगला वर्ड देखिए, इमेंसिपेट में मैन शब्द बीच में लिखा हुआ है।
ई आगे लिखा हुआ है। जनरली ई अगर आगे लिखा हो तो इसके दो मतलब बनते हैं। ई का या तो मतलब होता है एक्सीलेंट या एग्जिट। ई का मतलब एक्सीलेंट या एग्जिट। तो अब देखिए यहां पर क्या वर्ड बना हुआ है। अब बताओ ये ई का मतलब एक्सीलेंट है या एग्जिट है? एग्जिट, क्योंकि टू फ्री समवन फ्रॉम कंट्रोल और बॉन्डेज। आपने किसी को नियंत्रण में कर रखा था, बांध के रख रखा था। 12वीं क्लास तक अगर आपने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा अपने घर से की है तो तब तक आपके मम्मी पापा का आपके ऊपर कंट्रोल था कि भैया 9 बजे घर के अंदर आ जाना है, खाना खा लेना है, 9:30 10 बजे सो जाना है। लेकिन कुछ बच्चे अब जो दिल्ली आ गए हैं बाहर से पढ़ने के लिए, अब नाउ योर पेरेंट्स हैव लॉस्ट कंट्रोल एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक अ बॉन्डेज। आप बंधुआ मजदूर की तरह फील नहीं कर रहे। अब आपके पास एक आजादी है, आप 3 बजे सुबह सुबह उठ जाते हो, सिद्धार्थ सर को मैसेज करना। अब दूसरा तरीका है, अब दूसरी तरीके से बंध गए हो। लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। आज से आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल बाद क्या उनका यही तरीका रहेगा आपके प्रति? पढ़ ले बेटा, शायद पढ़ाई खत्म हो जाएगी एक दिन, नौकरी भी लग जाएगी, सर्विस कर रहे होगे, देश के लिए काम कर रहे होगे, कुछ और जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो क्या घर वाले उतनी ही बंदिश लगाएंगे? रात को कहां जा रहा है, बता के क्यों नहीं गया? अजी मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूं, पाकिस्तान का साफ करना, तो बता के जाया कर जहां जाए। यानी कि कुछ जगह पे दे हैव टू फ्री यू एट एनी कॉस्ट। यस नो? उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं इमेंसिपेट। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा 10 दिन लगातार मेरा होमवर्क ना करके लाए, तो मैंने पूरा उसको पनिश भी कर लिया, डांट भी दिया, हैंड रेज करा दिए, नाक टच करवा ली, सारे काम करवा लिए, उसके बाद भी वो ना पढ़े, तो आई हैव टू इमेंसिपेट हिम। आई हैव टू इमेंसिपेट हिम मतलब मुझे उसको रिलीज, लिबरेट या फ्री करना। भाई तेरा मर्जी आए करा कर, मेरे से मन बात किया। यस और नो? और वो दुनिया की सबसे बुरी स्थिति होती है जब इंसान आपको कोई छोड़ दे कि जा तू जा, भाड़ में जा, तेरे को जो करना कर। वो आजादी नहीं है। द मूवमेंट एम्ड टू इमेंसिपेट बॉन्डेड लेबर्स। लेकिन हमारे देश में एक कानून भी है बेगारी वाला, बिना मजदूरी के किसी से मजदूरी करवाना, बिना पैसे दिए किसी से मजदूरी कराना, और ये कानूनन अपराध है। और अगर कोई बॉन्डेड लेबर करवा रहा है तो उसके आंदोलन चलते थे पहले, अंग्रेज पीटते भी थे, मारते भी थे, काम भी कराते थे और खाना भी नहीं देते थे। पैसे वैसे तो बहुत बहुत ऊपर की चीज है कि पैसे भी मिलेंगे, पीटते भी थे, काम क्यों नहीं किया। और इस तरह के बंधुआ मजदूरों की आजादी के आंदोलन चले और उस आजाद कराने को भी इंग्लिश में बोलते हैं इमेंसिपेट। फिलहाल ये टर्मिनोलॉजी बनी थी एग्जिट द मैन फ्रॉम जेल। एग्जिट द मैन फ्रॉम जेल, किसी मैन को, किसी पर्सन को किसी जेल से, कैद खाने से, बंधुआ मजदूरी से बाहर निकाल। नेक्स्ट वर्ड देखिए कमांड। क्या वर्ड है? कमांड। कमांड से कमांडर, कमांडर इन चीफ आपके ही सेंस की है, और बिना कमांड के तो आपको कुछ फॉलो करना ही नहीं चाहिए। टू ऑर्डर और कंट्रोल, तो आप में से कई बच्चों की कुछ कुछ आदत रहती है, लेकिन वो आदत शायद उस टीचर की ना रहती हो। तो भाई जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, अभी उतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कमांड शब्द का अपना मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर, किसी के ऊपर शासन करना, रूल, या किसी के ऊपर सिर पे चढ़ के नाचना, डोमिनेट, प्रभुत्व करना, है ना। तो बताइए शुरू शुरू में जब आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे और अथॉरिटी वाइज लेफ्टिनेंट, तो क्या सारे डिसीजन आपके ही हाथ में होंगे या आपके ऊपर कोई होगा? और इवन बॉसेस हैव बॉसेस, बॉसेस हैव बॉसेस, हर का कोई ना कोई बॉस है। मुझे बताइए अंतिम तौर पर किसका कोई बॉस नहीं है हमारे देश में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 4 लाख। आर्टिकल पता है प्रेसिडेंट इलेक्शन को? पढ़ा दिया या होने वाला? होए, ठीक, इसको जरूर करना। इस बार का एनडीए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन सर्टेन मिलेगा आपको एनडीए में, क्लास टेस्ट नहीं, यूपीएससी।
और आपको डेट बता दी थी मैंने, 22 जुलाई को पेपर बनेगा आप लोगों का। 22 जुलाई 2025 को आप लोगों का एनडीए और सीडीएस का पेपर बनेगा। अगस्त में ब्लैंक रहेगा, प्रिंटिंग वगैरह होगी, और सितंबर में आपका एग्जाम है। इसका मतलब आपको करंट अफेयर कौन से मंथ तक की करके चलनी है? जुलाई की। जुलाई के 3rd वीक में क्योंकि पेपर बनेगा तो हम कवर कर लेंगे 4th वीक तक का पूरा जुलाई कवर। ठीक है, अगला वर्ड देखिए डिसमेंटल। डिसमेंटल वर्ड में डिस लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। डिसमेंटल करना तोड़फोड़ करने के सेंस में होता है। अभी जब मैं आ रहा था, आज शायद किसी ने महसूस किया हो, मैं 10, 15, 20 मिनट लेट था, और मैं बड़ी भावुक कारणों से लेट था। मैं सर को शेयर भी नहीं कर पाया, रीजन क्या था। मैं शाम में जब लंच वंच करेंगे तो बात करेंगे उस पर। मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ है ना, बत्रा के पीछे बहुत सारे टपरियां लगी हुई है सब्जियां बेचने वाली, है ना, बहुत सारी। और आप मानेंगे नहीं, बहुत सालों से वो नमस्ते भी है, जानते भी हैं सारी चीजें। अब वो वैध है या अवैध है कि बात है, कैसे पता। लेकिन आज उनको एकदम से ना संस्थान वाले लोग आए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज वाले लोग आए और उनकी पूरी टपरी को उखाड़ कर और उसमें सब्जियां रखी, सब्जियां समेत ट्रक में डाल दी। मुझे बताओ एक इंसान की भावुकता क्या होगी उस समय? मेरी नहीं, उस रेडी वाले की, उस टपरी वाले। मैंने उसकी शक्ल देख ली, शक्ल देखते ही मतलब आप कितनी देर तक कंट्रोल करोगे? लेकिन यही चीज आपके एसआरटी में पूछा जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपका आज एसएसबी है और आपके साथ ये हो गया, आप क्या करेंगे? नहीं जी, मैं पहले मदद करूंगा या पहले एसएसबी दूंगा। तो आपको इसके बीच का रास्ता निकालना है कि मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा कि वो उसकी मदद करे और मैं तुरंत अपने टाइम से काम पर पहुंचूंगा, ये भी खराब ना हो वो भी। इसका मतलब मैनेजमेंट ये कहता है कि बीच में से निकलो। मेरी भावुकता मिसमैनेज हो गई, यानी एकदम से मैंने क्या देखा वहां पे, क्या हो रहा था? डिसमेंटल। क्या कर रहे थे? डिसमेंटल। उसको, इस टपरी को खोल रहे थे, अलग कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। टू टेक समथिंग अपार्ट, टू टेक समथिंग अपार्ट। तो सिर्फ उसकी टपरी अलग हुई या मेरा जो एक पूरा शेड्यूल जोन था उससे भी मैं अलग हो गया। तो ना केवल ये फिजिकल डिसमेंटल के लिए यूज होता है, बल्कि मेंटली डिसमेंटल भी कभी कभी आदमी हो जाता है, साइकोलॉजिकली उसके लिए भी। मान लीजिए आपने टेस्ट में सोचा था 180 नंबर आएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन तो होती है कि इतना इतना ठीक, आपके नंबर आए 40 200 में। सर ये या तो मेरा नहीं है या कोई गेम हुआ है, ऊपर नीचे हुआ। बाद में पता लगा पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने ठीक लगा रखा है, दूसरा छोड़ रखा है, और दूसरा सोच के सारे एक एक नीचे चले गए थे। हो जाता है कि नहीं? ये गोला लगाते वक्त ये हो सकता है 13-14 सितंबर को हुआ है कई बच्चों के साथ पहले, इसलिए कह रहा हूं। द ओल्ड मशीन वॉज डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड। पुरानी मशीन को खोलकर बेच दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये कबाड़ियों के लिए है। टू हैव द अपर हैंड, टू हैव द अपर हैंड। कई बच्चे देखे होंगे, बोले ये जी अपनी टांग ऊपर रखता है, ये अपनी टांग ऊपर नहीं होती, हाथ ऊपर होता, टांग ऊपर किसी और की होती है। टू हैव द अपर हैंड, टू हैव द अपर हैंड का मतलब होता है नियंत्रण में होना या बढ़त होना, डोमिनेट या बी अहेड के तौर पर होना, डोमिनेट या बी है। आपसे जो सीनियर होगा वो आपकी तरफ ऐसे करे, मारू, जैसे भाई कुछ शरारत कर दे, जरूरी नहीं है मैं इसके थप्पड़ ही मारूं, लेकिन ओए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो ये अपर हैंड किसका हुआ? जो डोमिनेट करेगा, बस इतना सा याद रखो। डोमिनेट का मतलब बी अहेड, याद हो गया? ठीक है। शी हैड द अपर हैंड इन द डिबेट। बहस में उसी की पकड़ मजबूत थी। जैसे इस क्लास में 3-4 बच्चे हैं, उनसे मैं ज्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह करता नहीं, तो चलिए फटाफट देखिए। मैनुअल क्या था? डन बाय हैंड और गाइड बुक। मैन्युफैक्चर क्या था? मेक और प्रोड्यूस। मैनिपुलेट था स्किलफुली, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। मुझे बताइए स्किलफुली की स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ठीक है या गलत है?
बीच में कितने एल आएंगे? सिंगल एल आएगा। सचिन भाई याद रखना, स्किलफुली के अंदर बीच में सिंगल एल आएगा। खाली स्किल लिखना हो तो डबल एल, स्किलफुल लिखना हो तो बीच में डबल एल नहीं होते, सिंगल एल होते। पता था? है? तो बताओ विलफुल क्या होता है? WI नहीं, इसमें भी सिंगल एल। कविता सेम चलेगी दोनों, ठीक है। स्किल और विल जब अकेले लिखे जाएंगे तो डबल एल डबल एल, जब इनके आगे फुल लगा दिया जाएगा तो जब फुल हो गया तो एल डबल नहीं होंगे, दोनों के दोनों एल सिंगल। और ये रूल ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो होता है, जो कि हमारी यूपीएससी फॉलो करती है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आज भी डबल एल ही यूज होते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। क्लियर? चलिए, डिसमेंटल वर्ड का मीनिंग बताओ। कंट्रोल में होना, ठीक है, नियंत्रण में होना, बढ़त में होना, अपर हैंड होना। वो क्या था जो मैंने बोला है? जो मैंने बोला है अभी, अप टू हैव अ अपर हैंड, टू हैव अ अपर, तो टू हैव द अपर हैंड, बी इन कंट्रोल या एडवांटेजियस पोजीशन में होना। और जो मैं पूछा था डिसमेंटल, उसका मतलब था अलग करना, तोड़ देना, नष्ट करना। डिसअसेंबल क्या था? तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रियून बर्बाद कर देना, कुछ ऐसा करके बोल। अगला वर्ड देखिए, लोग, लोगो, ओलोगी। लोग, लोगो, ओलोगी नहीं, ओलोजी। क्या बोलोगे? ओलोजी। आपको पता होगा, देखिए ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है। आप कोई भी एक ऐसी चीज बताइए जो लोजी से खत्म होता हो। एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कोस्मोलॉजी, बहुत बढ़िया। शायद इससे भी पहले बचपन में शुरू होती बायोलॉजी, है ना? बायोलॉजी। बायोलॉजी के साथ साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ लॉजी का इस्तेमाल होता है और जो आपने पढ़े हैं? जूलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। उसके अलावा एक सोशियोलॉजी विषय होता है, साइकोलॉजी विषय होता है ना? इसका मतलब इन सारे सब्जेक्ट को लॉजी नाम की चीजों से जोड़ा। सोशियोलॉजी में सोशियो ओ आ रहा होगा, बायोलॉजी में ओ आ रहा होगा, जूलॉजी में खुद ही ओ आ रहा होगा, साइकोलॉजी में साइको ओ आ रहा होगा। ये जो ओ है ये रहा ओ, और ओ के साथ लॉजी लगते ही ग्रीक भाषा का वर्ड बनता है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज की स्टडी। इसका मतलब किसी भी चीज की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो इसका मतलब उसके अंदर लॉजिक होने जरूरी है। और लॉजिक का मतलब होता है दो ही चीज, याद रखना आज और आज के बाद से। लॉजिक का मतलब होता है जिसके अंदर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लॉजिक। और जब किसी चीज में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन ना हो, इलॉजिकल बात है। ऐसे नहीं कह देते वही बिना सिर पैर की बात है। तो सबसे पहले लॉजिक से वर्ड बना रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और फैक्ट। किसी सिद्धांत या तथ्य के आधार पर किसी तरह का कारण या प्रभाव देना, तर्क या युक्ति देना, उसे कहते हैं लॉजिक। और लॉजिक का मतलब होता है सेंस, रीजन या रेशनैलिटी। अब ध्यान से देखना, लॉजिक से एक वर्ड बनेगा लॉजिकल, और लॉजिकल का मीनिंग होता है रेशनल। क्या होता है? रेशनल। इसका मतलब रेशनल शब्द, जैसे मोमेंटम फिजिक्स में क्या था? एम इनटू वी, लेकिन इंग्लिश में क्या है? ग्रोथ, पढ़ा रखा है। ऐसे ही मैथ्स में रेशनल क्या है? समथिंग कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इंग्लिश में रेशनल का मतलब है लॉजिकल। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आया हुआ वर्ड। इसी लॉजिकल वर्ड को बोलते हैं सेंसिबल। एक कौन सी बात? मोमेंटम वाली, फिजिक्स वाली? कहां से? आज 10 बच्चों को प्राइज मिला है, वहां से। हाँ, तो भाई शुरुआत तो बतानी पड़ेगी ना, मैं समझ गया। देखिए, मोमेंटम जो शब्द होता है वो फिजिक्स की भाषा में होता है मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, ये है। ये सारी बातें किस में होगी? भूतशास्त्र में होगी।
भौतिक शास्त्र। लेकिन मोमेंटम शब्द अगर इंग्लिश में देखें तो यू हैव टू रिगेन योर मोमेंटम आफ्टर योर इलनेस। अगर आप बीमार पड़ गए हो तो आपकी पढ़ाई करने की तो गति क्षमता है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई, लेकिन पेपर नजदीक आ रहा है तो आपको अपनी मोमेंटम तेज करनी, तो आपको अपनी मास एंड वेलोसिटी तेज करनी पड़ेगी या ग्रोथ। तो इंग्लिश में मोमेंटम का मतलब होता है ग्रोथ। इसका मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ शब्दों का अर्थ अलग है, लेकिन इंग्लिश के भाषा के आधार पर उनका अर्थ अलग। ऐसे ही रेशनल मैथमेटिक्स में अलग वर्ड देता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसका मतलब होता है लॉजिकल। ये आगे, और इसी तरह की बातचीतों को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबल। तो जो चीज सेंस वाली होगी वो सेंसिबल, और जो सेंसिबल नहीं होगी नॉनसेंस। क्या होता है? अब पेपर में एक कॉम्प्रिहेंशन में एक फ्रेज आया, एक वर्ड आया, ही इज ऑलवेज he has always a no nonsense attitude. He has always a no nonsense attitude. अब इसका सिनोनिम बताओ क्या हो? सेंसिबल क्या हो जाएगा? तो इसमें मैथ फिर लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नो नॉनसेंस का मतलब क्या हो जाएगा? सेंसिबल। तो ये पेपर में आया हुआ है, सेंसिबल का मतलब नो नॉनसेंस भी होता है। ऐसा नहीं लगे इसमें कोई सेंस है, ये वर्ड जो बनाया है इंग्लिश वालों ने, कौन था पता नहीं इसका फादर। और लॉजिकल रेशनल को ही रीजन से एक और चीज बोलते हैं, रीजनेबल। क्या बोलते हैं? रीजनेबल, जिसका रीजन दिया जाए, ये रीजनेबल बात करता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया कि आपको अगस्त की करंट अफेयर नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि मेरे को यह पता है कि पेपर कब बनता है, तो इसका मतलब जो अपन अगस्त का प्रेशर लेके चले, खामखा की बात है या नहीं। और अगस्त का इसलिए बात कर रहा हूं मैं, पिछले 10, 11, 12, 15, 20, 50 साल के जब तक के एनडीए पेपर हो, उसमें जिस मंथ पेपर हुआ उससे जस्ट पिछले मंथ की करंट अफेयर नहीं आई। अभी अप्रैल मंथ के अंदर दिसंबर और जनवरी भरा पड़ा था। अप्रैल मंथ के अंदर जनवरी, दिसंबर और जनवरी भरा पड़ा था। इसका मतलब फरवरी में पेपर बना है। इसका मतलब फरवरी में पेपर बना, फरवरी का 1 या 2 क्वेश्चन था, बाकी 7 और 8 क्वेश्चन दिसंबर और जनवरी। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़े। यस नो? तो अगर हम ये लॉजिक चला के चल रहे हैं तो हम रीजनेबल बात कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं कहूं जो बताऊंगा वही आएगा, अरे सर कहां से बताओगे, कहां से आएगा? मैं ये नहीं बताऊंगा, मतलब पता नहीं, आधी बात करते हैं आधी बात नहीं करते, कुछ समझ में तो आता नहीं। यस और नो? इट इज कॉल्ड नॉनसेंस। नो नॉनसेंस नहीं, नॉनसेंस। ठीक है। और इसी तरह की बातें जिसमें लॉजिक होते हैं, जो बात बिल्कुल परफेक्ट होती है, सही जगह पे लगती है, उसी बात को इंग्लिश में कोहेरेंट कहते हैं। अब कोहेरेंट वर्ड में किससे बना? को। और को का मतलब क्या होता है? दो। कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस पढ़ाया था। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? एक की जगह दूसरे पे टिकी और एकदम सही। सिमिलर में एंगल सेम हो सकते हैं, पर कोहेरेंट या कॉन्ग्रुएंस में साइड भी, साइज एंड साइड पूरा सेम मिले। यस और नो? वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती है। और ऐसे लॉजिक जो आपके दिमाग जो सोच रहा है, सामने वाला भी उतनी ही बात बता रहा है, ऐसी बात को कोहेरेंट कहते हैं। दोनों तरफ से डिमांड सप्लाई मैच कर रही होती। को या कौन से शुरू होने वाले वर्ड का मतलब दो। उसकी दलील मजबूत और तार्किक थी। ये दलील क्या होता है? कोर्ट के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पेश करते हो जज साहब के सामने, उसे दलील उर्दू में या हिंदी में कहते हैं, या इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे आपसे मैंने पूछा, भाई कल कितने बच्चे क्लास नहीं आए थे? रेज योर हैंड। व्हाट वाज योर रीजन? स्कूल गया था। तू अभी स्कूल में ही है, बैठ जा। और तू मेरी क्लास में नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं आई? देहरादून से आई थी। तू देहरादून की है? हैं? देहरादून में कहा? वाह, सीएम हाउस के पास। हाँ,
सर आपको पूरे भारत का पता है? डायलॉग। अगला देखिए, डाया का मतलब क्या होता है? दो, ये करवाया हुआ है। डायलॉग, मोनोलॉग, एक तरफा बात करना, मोनोलॉग दो तरफा बात करना, मतलब दोनों तरफ बात करना। दो तरफा बात तो ट्रम्प करता है, इधर की भी कर देता है, इधर की भी वो मैनिपुलेट है, वो हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड संवाद, डायलॉग। उसे कॉन्वर्सेशन, टॉक या एक्सचेंज बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में टेटोटैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेटोटैट। क्या बोलते हैं? टेटोटैट। पढ़ा रखा है टेटोटैट, गूगल करके देखो टेटोटैट। इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, टॉक, एक्सचेंज, बातचीत, चिट चैट। तो सवेरे सवेरे लगा के आती है क्या? वो तो मेरे को पता है, कितने दिन से पता है। हाँ, तो ये भी बंद है, ये कभी खुला है? ऑब्जर्वेशन। द मूवी हैड पावरफुल डायलॉग्स। आप में से सबसे फेवरेट मूवी बताइए सारे बच्चे। मेजर, बॉर्डर, शेरशाह, पतली कमर। क्या क्या देखता है रे तू? एक एक फेवरेट मूवी। सब बच्चों का एक फेवरेट कलर होना चाहिए। आपका फेवरेट कलर कौन सा है पिंक के अलावा? ग्रे। भविष्य नहीं पूछ रहा, फेवरेट कलर बताओ। ग्रीन। कौन से वाला? यहां से देख के बता कौन से वाला। ये वाला क्या? ये जो बच्चे ने पहन, ये डार्क वाला। डार्क वाला। इसका मतलब तेरा कब से शौक है इसमें आर्मी में जाने का? बचपन से ही है? कब से बता? 7th। घर में कोई है भी नहीं? तो कहाँ देखा था सबसे पहले वीडियो वगैरह? यूट्यूब पे। अच्छा, ग्रीन और ऑलिव ग्रीन फर्क पता है? ठीक है। एक ब्लू और नेवी ब्लू। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करनी हो, और आपको करनी पड़ेगी, कभी इनफॉर्मल वे में और कभी फॉर्मल वे में, बातचीत शुरू करने को इंग्लिश में एक इडियम होता है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। दो लोगों के बीच में जब बात हो ही नहीं रही, तो ठंडा ठंडा पड़ा है तो उसको बर्फ कह दिया हमने। और बर्फ तोड़ना, बातचीत जो जमी पड़ी है उस बर्फ को तोड़ना, बातचीत को शुरू कर। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वो या कॉन्वर्सेशन। तो कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा, और थोड़ा एटीट्यूड में है, वो अपनी मम्मी पापा के अलावा किसी के मुंह बात नहीं करता वो, तो ऐसे बच्चे, वही क्या कहेगा? तेरा फेवरेट स्कूल जाता है तू? मेरे को तो लगता है तेरे को देख के स्कूल जाता ही नहीं होगा। जाता हूं। अब आपने उसको भड़काया, पहले जानता हूं मैंने, मेरे को तो तेरे को देख के लग भी नहीं रहा तेरे को ए फॉर एप्पल पता। ए फॉर एप्पल नहीं, जेड फॉर जैबरा भी पता है मेरे को। अब आया वो आपके हक में। तेरा फेवरेट कलर रेड है? रेड नहीं है, ब्लू है। अच्छा, तूने ये जो पहन रखा है ये ब्लू है? व्हाइट है ये। तेरे को दो ही कलर पता है, व्हाइट और ब्लू, और बाकी ये आपने उसको एक्सचेंज में लगा दिया और कई देर तक चलती रही गाड़ी, और 3-4 घंटे का सफर उसने ऐसा काटा, आपने पहले उसका तो कहां से स्टार्ट हुई कन्वर्सेशन? उसके इंटरेस्ट की बात की या आपने अपने इंटरेस्ट की बात की? उसके इंटरेस्ट की बात की। ठीक है, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, मेरे को अगर आप लोगों को पढ़ाना है तो पहले किसके इंटरेस्ट की बात करूं? तुम्हारे पे कोई एंडी की बात होगी। मैं वो पढ़ाता हूं जिससे आप खुश हो, या मैं वो पढ़ाता हूं जिससे सिलेक्शन हो। पर हाँ, कॉम्बिनेशन ये, वो वाली चीज ऐसे पढ़ा दो कि आप खुश भी हो जाएं और सिलेक्शन, मेन टारगेट। तो अपने जीवन में 2-3 चीजें हैं ना, फेवरेट रखो। फेवरेट जंक फूड पूछता हूं या नहीं मैं कई बार?
आपका फेवरेट जंक फूड पिज्जा या बर्गर? पता नहीं, पिज्जा लग रहा है मेरे को थोड़ा। हाँ, आपका फेवरेट जंक फूड क्या है? बर्गर। आपका मैम? चाउमीन। कौन सी? काले रंग की, उसमें ऊपर तक प्याज डाल दे, 5 रुपया की है। अगला देखिए, अरे बड़ी बेकार बेकार चाउमीन आ रखी है आजकल। क्या तो मैदे की क्वालिटी होगी, क्या कलर की क्वालिटी होगी। घर पे बना लेती है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको अपना भविष्य पहले से पता होता है। अच्छा खाना एक शौक होता है, और उसके लिए कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं, खुद बना के खाना। पूरी बात सुना करो तुम, पहले कंक्लूजन पे आ जाते। अच्छा, बना के लाएगी किसी दिन? हेलो, देखना राज होगी, हिपोक्रेसी। चलो, एक कलर अच्छा होना चाहिए, कलर पता होना चाहिए। तेरा फेवरेट कलर बोल। ब्लू। जंक फूड बोल। चाउमीन। नहीं, कोई भी हो, बता बता बता। चलो, उसके बाद अगर तेरे को इससे पूछना हो कोई चीज, तो इससे क्या फेवरेट पूछेगी? तेरा फेवरेट एक्टर बता। और एक होता है फेवरेट एक्टर, एक होता है फेवरेट हीरो, एक होता है फेवरेट एक्ट्रेस, एक होता है फेवरेट हीरोइन। क्या सेम आंसर आएंगे या अलग अलग? खड़ा हो। फेवरेट एक्टर बोल। विजय थालापति। फेवरेट एक्ट्रेस? कियारा। नाइस चॉइस मैन, नाइस चॉइस, नाइस चॉइस, नाइस चॉइस। नाउ आई कैन रिलेट, तू ऐसा क्यों है। अब बता, फेवरेट हीरो? गलत। यहां फेवरेट हीरो में आपके रोल मॉडल का नाम लेना आपको यहां। इसका मतलब एक्टर वो जो एक्टिंग करे, और हीरो वो जो आपका रोल मॉडल हो। और आपके रोल मॉडल जरूरी नहीं है कि कियारा आडवाणी और ये सब थालापति सेनापति टाइप का आदमी। आपके रोल मॉडल हो सकते हैं जनरल बिपिन रावत, यस और नो। आपके रोल मॉडल हो सकते हैं महात्मा गांधी, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। कोई भी जीवित अजीवित कोई भी व्यक्ति है, ये आपके रोल मॉडल है, ये आपके क्या हो गए? हीरो। जैसे मेरे से कोई पूछता है, मेरे रोल मॉडल के तौर पे हीरोइन पूछता है, तो मुझे आज भी लक्ष्मीबाई का नाम मुंह पे रहता है। एक पे यहां बच्चा टांग रखा है, इधर कटार और तलवार है। यार क्या हिम्मत मानोगे यार, आदमी के पास हाथ में एक बच्चा हो तो दूसरा बैग नहीं उठता। ये तुम पकड़ नहीं सकते हो, मैं इसको पकड़ू, इसको पकड़ू। होता है कि नहीं ये सब? भाई सब सचिन, आप तो अनुभवी हो, आप बताओ, देखा है या नहीं ये सब? आजकल कॉम्प्लिकेशन इसी चक्कर में तो आ जाते हैं लोगों के चक्कर में। ये जब से हुए तब से क्या हो गया? भागेंगे मेरे को उसी की आवाज सुन रही है अभी। क्या कह रही है? पांचवी चीज रहेगी। अच्छा वो पांचवी है ना ना, पांचवी कोई भी हो, 5 चीज में एक एक्टर एक्ट्रेस हो, हीरो हीरोइन, और इसके बाद जो 5वां होता है वो होता है आपका फेवरेट हार्मोन कौन सा, ताकि थोड़ा सा सामने वाला ये कहे ये क्या पूछ लिया, फिर उसको आपके अंदर इंटरेस्ट क्लियर हो, क्रिएट हो। अब फिर आप बताओ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक पैसिव हार्मोन और एक एक्टिव हार्मोन। एक्टिव हार्मोन में बताऊं जिससे पढ़ने का मन करता है, बताऊं ये जो इंटरेस्ट चल रहा है यही तुमने अलग जगाना होता है, मेरे को पता नहीं नहीं पता है पर अभी बताऊं। मोनोलॉग का मतलब है अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एकालाप, एक व्यक्ति का भाषण। एक गाना सुना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वो अपने आप गाए जा रहा है, गाया, वो किसी से पूछ ही नहीं रहा, अरे तेरे को कोई बता ही नहीं रहा, तेरे को कोई सजेशन ही दे रहा, अपना अपना अलाप, एक आदमी खुद ही अपना अलाप कर रहा है, उसी को बोलेंगे मोनोलॉग। इस तरह का एक आदमी है देश में, नेशन वांट्स टू नो, देखा है? एक टीवी डिबेट है, उसमें वो 7, 8, 10 लोग बुला लेगा और 10 लोगों में से आप बताइए कर्नल साहब, आप बताइए
पाकिस्तान पर क्या होना चाहिए? कर्नल साहब ने बोलना शुरू किया। मुझे लगता नहीं नहीं, पहले आप ये बताइए। अरे बोलने तो दे। तो वो क्या नाम है उसका? हाँ, तो इसके क्या हो गया? ये मोनोलॉग हो गया, एक व्यक्ति का भाषण चलता है, स्पीच, एड्रेस या सॉलिलोक। कितने बच्चों को पता है ये वर्ड किया हुआ है? सोली में सोली का मतलब था सोलो और लोक्यू का मतलब था बोलना। सोलो मतलब अकेले, लोक्यू मतलब बात करना। लेकिन नींद में बोलने को क्या कहते हैं? सोमनालोक्विस्ट। सोमनालोक्विस्ट। द एक्टर परफॉर्म्ड अ ग्रिपिंग मोनोलॉग ऑन स्टेज। कभी एक मूवी देखना, प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा, उसमें प्यार का पंचनामा में 5 मिनट का मोनोलॉग है एक हीरो का, और वो क्या स्पीड में बोलता है उसको। इसलिए हम भी इंटरव्यू की जब आप लोगों को तैयारी कराते हैं, आप में से जो भी लोग, उन लोगों को कुछ आंसर्स याद करा देते हैं, और इतना नेचुरली याद करा देते हैं कि सामने वाले को लगता है ये मुझे देख के बातचीत करते हुए ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन वो इतनी बार रिहर्स्ड हो चुके होते हैं, रिहर्सल उसकी इतनी बार हो चुकी होती है, दैट सीम्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल। ये इंपैक्ट डालता है सामने वाले। कुछ कविताएं मैं कई बार मुंह पे आ जाती, सुना देता हूं, याद आ जाती पूरी पूरी। बात हुई है तो वो याद आ गई, पर उस कविता की मैंने पुनरावृत्ति कितनी बार कर रखी होगी कि वो एकदम से याद आई और कॉन्टेक्स्ट पे जम के सेट हो गई। लेकिन मौके पे याद ना आए तो इंप्रेशन डाउन भी जा सकता है। यस और नो? यस। अगला वर्ड है अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या होता है? माफी, अ रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। जैसे होमवर्क किया बच्चे आपने आज? नहीं किया तो ये लज्जा नहीं आती तुम्हें? होमवर्क किया तुमने आज? होमवर्क किया तुमने आज? होमवर्क किया तुमने आज? तुम्हें भी लज्जा नहीं आ रही? क्यों? कौन कह रहा है? क्यों क्यों? तोने तोने पटोलने लखा। ये दुनिया मित्तल दी, ये दुनिया मित्तल दी। और सॉरी गाइस, माई एलोपोजी, माई एलोपोजी। तो एलोपोजी नहीं होता, एपोलॉजी होता है, माफी या क्षमा याद। याद हो रहा है? ले भाई, 1 मिनट में होता हो तो पढ़ना। हाँ, तो पढ़ना का मतलब अपने अंदर से जब आपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को रीड करना कि ये चीज मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में जब बच्चा जाता है तो 10 दिन तो खाली ब्रेकडाउन रहता है दिमाग। यार इस बार भी नहीं हुआ, वो मेरे साथ वाला एसएसबी भी चला गया, मेरा नहीं हुआ। मेरा साथ वाला ट्रेनिंग ले रहा है और वहां से रोज खबरें पहुंचा रहा है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। यस और नो? कल तुम्हारे एनडीए खड़गवासला, क्या नाम है उसका, वरुण धवन, कल वरुण धवन गया हुआ था खड़गवासला, गूगल करके देखना। कल उसने 50 पुशअप लगाए वहां, 49 पे साफ। फौजियों का आगे 50 पुशअप क्या है? तुम में से कितने 50 पुशअप क्या होते हैं? चल बता, आजा। हाँ, मार देगा ना 50 पुशअप? हाँ हाँ करे। अब अभी इंप्रेशन तो डाउन नहीं हो जाएगा किसी का आगे? आज तो ये चितकबरी से शर्ट कहां से पैर का है? इधर आ। सुबह सुबह मैंने इसकी वीडियो देखी भाई, मेरे को बड़ा प्यारा लगा। भाई तू घूमने गया था 2-4 दिन पहले कहीं, कहां से लाया? पापा ने ला के दी? बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे आशिक लग रहा था। अच्छा एक बात बता, तू ये जो जिम वगैरह करता है, कुछ रेस वगैरह करता था, तो ये जो पुशअप वाली बात है, ये सिर्फ मेंटल पुशअप की बात होती है या कोई पढ़ाई का भी पुशअप होता है? जैसे मेंटल पुशअप का मतलब हुआ, अगर शरीर के पुशअप आप 50 खुद से मारने के लिए कभी भी तैयार रहते हो, तो क्या खुद से अगर मैं आपको ये कह दूं ए से शुरू होने वाले
50 शब्द लिखिए, लेकिन ए में एप्पल और एप्पल जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। कितने लोग रेडी है? 50 शब्द ए से शुरू होने चाहिए, बट एप्पल टाइप के नॉर्मल वर्ड नहीं होने चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है? अगर आप अपने काम को इस तरह से पुश करते हो तो इसे भी कहते हैं पुश अप। थैंक यू। क्या कहते हैं? पुश अप। 50 कह दिए, 25 हुए, 20 हुए, 15 हुए, चलो बोलना शुरू कर। एक शब्द बोले ऐसे फटाफट। अनार्की, अपोलॉजी, यस, एस्ट्रोलॉजी, एबेरेंट, अपॉर्चुनिटी ए से नहीं है, ओ से शुरू होता है, साउंड ए की आती है, एक्चुअल, अबंडन, अप्लाई, एवेन्यूज, एग्जिट, एंशियंट, ई से शुरू है, एसीआईओ, ए से, एक्वेरियम, एम्पलीट्यूड, यस, appreciate, arrive, yes, accept, accommodate, abnormal, admonish, जल्दी बोल, accommodation, हेलो, क्या बोलिए? allure, yes, advertisement, ablution, abused, you are, affable, arrest, underestimate, टारगेट करके बोलता है क्या? अंडर एस्टिमेट। अंडर शब्द ई से शुरू होता है, तो जो मैं कौन सा पूछा है, फिर तेरा कौन सा था? कह रहे वो उसने बोल दिया था तो मैं रूल तोड़ दूंगा। अब तेरे को इस बात का दुख है या नहीं? अंदर से दुख है इस बात का? अगर अंदर से खुद को दुख है तो तेरे अंदर कुछ चल रहा होगा, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आए ट्रैप में मेरे। मैं यही मीनिंग समझाना था और कुछ नहीं था। अ रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। होता तो ये है कि 2-4 दिन के लिए आदमी शांत हो जाता है कई बार। अगला देखिए, ये क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी, क्या रही है ना, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एक्सक्यूज मी हमेशा रट लो। और जैसे मेट्रो वेट्रो में जा रहे हो, कई मॉडर्न टाइप के लोग नहीं होते और भीड़ बहुत है, एक्सक्यूज मी, हटना जी। ऐसे नहीं करना, उसको पता लग जाएगा हिंदी मीडियम का है ना। उसको तुरंत मैन हैंडल करना है, धक्का दे देना, हटन है। हाँ, भीड़ कर रखी है दिल्ली में। जैसे कई बच्चे बोल देते हैं, सर थोड़ा साइड हटना, मैं जी लो। सर थोड़ा और साइड हटना, जी लो। सर थोड़ा और साइड हटना, मैं जी अब क्या दिल्ली छोड़ दूं। अगला देखिए, यूलॉजी। इसमें यू आ गया, देख, ई भी आ गया, यू भी आ गया, तेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। यूलॉजी बहुत ही शानदार वर्ड है, पेपर में आया हुआ वर्ड है। पहले के टाइम पे पता क्या होता था? कैलेंडर टाइप के ऐसे स्तुति पत्र आते थे, महाराज की जय हो, महाराज पड़ोस के गांव वाले ने, राजा ने आपके लिए एक पत्र पहुंचाया है, ही लाइक्स योर किंगडम वेरी मच, उसको आपका साम्राज्य बहुत पसंद है। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें उसमें लिखी होती थी, किसी की प्रशंसा में बहुत ही ज्यादा चाटुकारिता और चापलूसी वाली बातें लिखना। आई स्पीच प्रेजिंग समवन यूजुअली आफ्टर डेथ, किसी की डेथ या मौत के बाद किसी के बारे में बहुत अच्छी बातें करना, उसको कहते हैं यूलॉजी। और यूलॉजी में होता है प्रेज, मेमोरियल स्पीच या ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि भाषण होता है। क्योंकि आदमी की मौत के बाद उसके बुरे कामों पे ज्यादा पर चर्चा नहीं की जाती, उसके ठीक ठाक कामों पे ज्यादा चर्चाएं की जाती। इसका मतलब आदमी जिंदा होता है तो बुरे कामों के कारण उसको सारे लोग कोसते वोसते रहते होंगे, मरने के बाद ठीक है। और आपने कितना अच्छा किया है दुनिया का, ये आपके पीछे चलने वाले उस दिन हुजूम बताएगा। यस और नो?
लेकिन आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हो गया। हाँ यार, पिछले दिनों एक जगह देख रहा था, वीडियो बना के बैठ जाते हैं लोग, हेलो गाइस ये चला गया है और मैं यहाँ हूँ और आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, क्लासेस कल से शुरू करेंगे। वो वहां मेरा डिलीट कर ले ये भाई साहब। बोले भाई साहब फॉलोवर फिर वो अपडेट नहीं हो पाएंगे मेरे फॉलोवर्स। नया नया वो इन्फ्लुएंसर बना है, नया नया इन्फ्लुएंसर। द डॉटर डिलीवर्ड अ हार्टफुल यूलॉजी, बेटी ने दिल से एक श्रद्धांजलि भाषण दिया। आप में से रिसेंट में 2020 से 25 के बीच में किस किस के घर में कोई ऐसी घटना हुई है? कोई किसी के घर में हाँ लोग आए होंगे, कुछ 4 लाइनें बोले भी होंगे और कुछ नहीं बोले होंगे, तो कम से कम ऐसा मुंह बना के बैठ गए होंगे या जी दुख हुआ, यस और नो। और उन्होंने अपना एक वाकया जरूर शेयर किया होगा, जो भी उनका उनके साथ एक्सपीरियंस रहा होगा कि एक बार की बात है, मैं आया भागा भागा, इन्होंने मेरी ऐसे मदद कर दी थी, आज याद आ रही है जी वो बात। ये जो बातें हैं इन्हीं को बोलते हैं यूलॉजी, याद करना सेंस सके। अगला देखिए, ये देखो इसके लिए एक और वर्ड आ गया, कैटालॉग। तो आप लोगों ने अब अपनी वीक पॉइंट के जो जो वीक वोकेबलरी है, और अब आपकी देखो एक सूची किस बात की बन गई, एक लिस्ट रूट वर्ड की, और हर रूट वर्ड से कितने कितने वर्ड किए 10, और 10 में से भी कोई 2-4 अलग भी निकाल के किए होंगे। इतनी सारी कलेक्शन की खाली 50 वर्ड की लिस्ट बना लेना आज घर जाके कि इनमें से कौन कौन से वर्ड मेरे याद नहीं है, बस वो क्या कहलाएगा आपका कैटालॉग। अ लिस्ट और टू लिस्ट आइटम सिस्टमेटिकली, और उन 50 को सिस्टम से याद कर लो, ट्रिक से याद कर लो, मैनेज करके याद कर लो, तो पूरा पोर्शन अलग और वो 50 अलग। उसमें अगर पिछले उसमें डिसऑर्गेनाइज भी हो जाओ, अनऑर्गेनाइज भी हो जाओ चलेगा, पर इसमें मैनेजमेंट के साथ पढ़ लिया तो काम बन गया। कैटालॉग का अपना मतलब होता है किसी तरह की इंडेक्सिंग बनाना। कॉपी के आगे एक पेज होता है इंडेक्सिंग का, वी रेयरली यूज इट, है ना। आपकी कॉपी में अब तो वो पहले क्लासमेट टाइप की कॉपी होती है, उसमें होता है इंडेक्स का पेज, दिखा ना गुड़िया, इंडेक्स का पेज। इसमें कोई भी बच्चा कुछ लिखता नहीं है, लेकिन आदत बनाओ कि मैंने यहां से यहां तक ये लिख रखा है, यहां से यहां तक ये लिख रखा है, क्योंकि आप पेज नंबर भी डालते नहीं होंगे। अगर आप करते हो ये काम तो आपका कभी कोई पन्ना नहीं खोएगा, कई देर नहीं लगेगी। कई बच्चे देखो कैसा, हे भगवान। द लाइब्रेरी मेंटेन्स ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ बुक्स, और इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर मेंटेन करना। जैसे आपके घर में कोई बिजली का बिल आता हो, पानी का बिल आता हो, अखबार का बिल आता हो, दूध का बिल आता हो, और किस किस का कई सारे खर्चे होते हैं, मासिक खर्चे होते हैं। इन चीजों का एक रजिस्टर अगर मेंटेन कर रखा है और 12 महीने बाद आप देखोगे किस चीज में बढ़ा है और किस चीज में घटा, तो अगले साल से आप में कौन सी चीजों में इनकम बढ़ानी है खुद की और कहां पे खर्चे कम करने, ये मैनेजमेंट तभी हो सकता है। और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैटलॉग। आखिरी के 3 वर्ड है, थोड़ा सा जल्दी। अगला वर्ड देखिए, प्रोलॉग। देखो कैटलॉग, प्रोलॉग। प्रो का मतलब क्या होता है? एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? पहले। और किताब के पहले 2 शब्द लिखे होते हैं कई बार, 2 शब्द मतलब लेखक की तरफ से, है ना। प्रीफेस क्या है? प्रीफेस इज कॉल्ड प्रोलॉग। प्रीफेस इज कॉल्ड प्रोलॉग। किसी चीज के प्रस्तावना में कही गई बातें, जैसे संविधान में सबसे पहले क्या है? प्रियम्बल को प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल इज द प्रोलॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद हो गया, है ना, आसान है। द नॉवेल्स प्रोलॉग सेट्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1001 शब्दों की एमसीक्यू की एक्सरसाइज की एक ई बुक आ रही है मेरी, और उस ई बुक में आप लोगों के लिए वो केवल और केवल फ्री है। मतलब उसके वैसे भी दाम नहीं है, फ्री है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पर्सनली मिलेगी। मतलब वो किसी ग्रुप में डाली नहीं जाएगी, बट ये सिर्फ उसको मिलेगी जो संडे को 180 नंबर लाएगा। अब बताओ ये फ्री हुई या नहीं हुई? अब बताओ ये फ्री हुई या नहीं हुई?
इसका मतलब कोई भी कंडीशन लगा के कोई चीज करना और वो पहले ही बता देना कि इस काम को करना कैसे है, ये सारी चीज जिस पहले पन्ने में बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोरोग। ऐसी कोई किताब है नहीं 1001 वर्ड अपन नहीं लिखते, 10,001 है। ठीक है, 10,000 वर्ड की एक एक्सरसाइज जरूर देंगे पेपर से 1 घंटे पहले या 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले देते, ठीक है। लेकिन 10,000 नहीं, एक मिनिमम नंबर देखेंगे, 500 500 500 सिनोनिम, 500 एंटोनिम, उनको बस प्रैक्टिस कर लेना। खड़ा हो रहे, खड़ा हो। कैसे बात कर रहा तू? कैसे बात कर रहा है? कह रहा है ऐसे। क्या है? क्या बता रहा हूं मैं? प्रोलोग का मीनिंग क्या है? प्रोलोग में प्रो का मीनिंग क्या है? एडवांस। कौन सी? छोटी बड़ी? एक वर्ड होता है बदतमीज, एक होता है दर बदतमीज। क्यों हंस रहा था तू? पहले ये बता, कारण बताओ, रीजन है। फिर क्या बात कर रहा था? ओए खड़े हो, क्या बात कर रहा था? अब जो इन्होंने मुंह बना रखा है इसे कहते हैं अपोलॉजी। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट इज कॉल्ड अपोलॉजी। अंडरस्टैंड और अंडर एस्टिमेट? ओ अंडरटेकर है। मेरी हस्ती जिंदा है क्योंकि मेरी मस्ती जिंदा है। अलमस्त होकर मैं पढ़ाता हूं, अलमस्त होकर मैं चीजों को याद रख पाता हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही बिलीफ है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरे को क्या पढ़ाना है उस पर भाषण मत दो, उतना काम करके दिखा दो। मुझे अगर याद है तो सारी चीज लिख दो, बच्चे भी याद कर लेंगे। अगर मैं ही चीजों को देख देख के ऐसे कर रहा हूंगा तो हो सकता है बच्चे भी यूं कहे, जब तेरे ही याद नहीं है तो हमारे कैसे याद? यस और नो? व्हाट पीपल डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट दे से। आप लोग कहते हैं आप सिलेक्शन लेने आए हैं, मुझे दिखाइए। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपकी अपनी पढ़ाई अकेले में चल रही है तो कहीं और जाके कीजिए। तेरे दिमाग में बहुत शरारती है तो ठीक है। आइए एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताता हूं। बायोलॉजी बताऊं या डिफेक्ट बताऊं? आनुवांशिक समस्या है क्या कोई? क्यों बोला था तू? पहले ये बता दे बस। क्या बोला ये? मुजरा? तुझे याद नहीं है अपोलॉजी का मीनिंग? तो ये हंस रहा था और तू भी इसको देख के कुछ कह रहा था देवरानी जेठानी की तरह, तुम यूं यूं लगे हुए थे और तुझे अब याद नहीं है। आप सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं भी बोल रहा था, तो चुप करा देते मेरे को। ये ओ मास्टर ज्यादा देर होगी। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। कौन था ये? खांसी किसका आई है? तेरे शर्म नहीं आ रही होगी? होमवर्क नहीं करके लाया था? कहां समस्या है? अंग विशेष का नाम लो। बैठ जाइए आप दोनों, प्लीज बैठिए। देखिए नीचे कुछ है तो नहीं? नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक कौन थे? माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? माइक्रोस्कोप। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए क्या होता है वो किसने बनाया था? गैलीलियो ने। तेरे को याद है? और इसको अभी तक ये याद नहीं है ये क्या बात कर रहा था। इसकी मेमोरी के बादाम कौन भिगोएगा? कुछ बात नहीं थी तो फिर क्यों से इलॉजिकल? माइक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं, मेरे मन में जो विचार आ रहे थे
अगला देख भाई साहब, काम शब्दों से ज्यादा बोलते, काम शब्दों से ज्यादा बोलते, इसी को बोलते हैं डीड्स आर ग्रेटर देन टॉक, या रियलिटी इज ग्रेटर देन प्रॉमिस। अगली बार बोलेगा, अगली बार बोलेगा, क्लास में बोलेगा, फालतू बोलेगा? नो। तो ये इसने क्या किया? प्रॉमिस। लेकिन इसका प्रॉमिस तब पता चलेगा जब रियल में भी ये इस बात को मानेगा। लेकिन एक आदमी होता है जो कभी क्लास में उल्टे जवाब देना है, वो पिछली क्लास में भी उल्टा बोलता था, आज भी उल्टा बोलता है, यो अंडरटेकर। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मदद ने साबित कर दिया कि काम ज्यादा बोलते हैं। He didn't promise, but his help proved. Action speaks louder than words. And please be it. इसको मानना है। चलिए, अब ये कुछ वर्ड बच गए या कुछ नहीं बचे? अरे खत्म, बस बस, ये एक्सरसाइज हो जाएगी कल तक। ये खुद करनी है, क्योंकि इसमें आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे? लिखे कहाँ हैं? नीचे हैं। कैन आई कम डाउन? क्वेश्चन नंबर 26, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? क्रेडिबल क्या होता है? ऑथेंटिक या बिलीवेबल? 28 देखो भाई, 28 क्वेश्चन कोई भी हो, आ रहा है या नहीं? जब भी कंफ्यूजन हो, अब बताओ इसमें क्या लिखा है? ये कौन पढ़ेगा? जब दो चीजों के दो सेम आंसर आ रहे हो, मतलब या तो नॉलेज गलत है या क्वेश्चन पढ़ा। इसका मतलब क्वेश्चन से मत खेलो बच्चों, सीधा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सॉरी मैम।